दिन 7 बजे शाम को यह लाइव क्लास चलता है। तो सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज हम लोग इस भाग में पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। तो आज इसके बारे में समझेंगे। एक एक लाइन अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा साथ में। तो साथ में अगर नोट करेंगे तो क्या होगा, आपको क्या हो जाएगा, याद भी होता जाएगा। तो ध्यान देंगे, किसी विलयन में ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो याद रखिए, किसी विलयन में ऐसे गुण, ध्यान देना है कि किसी विलयन में ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पे क्या हों, निर्भर करते हैं। किसके कणों पर? विलय के कणों की संख्या पर। विलय के कणों पे नहीं, किस पे? विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। गुणधर्म कहलाते हैं। तो एक बार इस उत्तर को रिवीजन किया जाए। किसी विलयन में ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। लिखिए, गुणधर्म कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब जैसे क्या है इसमें, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे पहला जो है इसमें परासरण दाब है। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन। क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक में क्या लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। सबका परिभाषा बता दिया गया है। तो पिछले भाग में वीडियो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि इसमें परासरण दाब, वाष्प दाब के अवनमन क्या होते हैं, तो इसका वीडियो अपलोड है। आप लोग वीडियो को जरूर देखें। तो हिमांक में अवनमन, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो यह जो है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण हैं। जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म के उदाहरण हैं। तो समझ में आ गया होगा कि विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या हैं। अब पढ़ेंगे अपसामान्य अणुसंख्य गुणधर्म। अपसमान अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक एक लाइन अपने उत्तर को कॉपी में नोट करते चलिए। अब इसका जो परिभाषा लिखेंगे, तो जब किसी विलय को
विलय को विलायक में घोलते हैं। किसको? विलय को विलायक में घोलते हैं, घोलते हैं। जब किसी विलय को किसमें? विलायक में घोलते हैं तो इनके अणुसंख गुणधर्म का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से भिन्न होता है, भिन्न आता है। तो परिभाषा को एक बार और देखेंगे। जब किसी विलय को, ध्यान दीजिए, जब किसको विलय को विलायक में घोलते हैं तो इनके अणुसंख गुणधर्म का प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से क्या आता है? भिन्न आता है। जो इनका जो अणुसंख गुणधर्म का जो प्रयोग का मान होगा और वास्तविक मान से देखेंगे तो मान क्या आएगा? भिन्न आता है। इसी मान को क्या कहेंगे? अपसमान अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। तो इसका मतलब जो मान आएगा समान नहीं आएगा, भिन्न आता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपसमान। अपसमान मतलब समान नहीं, माने मान क्या होना चाहिए? भिन्न होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे प्रयोगात्मक अणुसंख गुणधर्म को अपसमान अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। तो परिभाषा बहुत आसान है, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है अपसमान गुणधर्म का अर्थ यह हो गया, अपसमान का मतलब उसका जो मान आएगा वह सामान्य नहीं होगा, वह मान क्या होगा? भिन्न होगा। इसका मतलब प्रायोगिक मान उसके वास्तविक मान से क्या है? भिन्न आता है। ऐसे प्रयोगात्मक अणुसंख गुणधर्म को अपसमान अणुसंख गुणधर्म कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अणुसंख जो गुणधर्म होते हैं वह अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब यहाँ नीचे लिख लेंगे अणुसंख गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जो अणुसंख गुणधर्म होते हैं वह अणुभार के क्या होते हैं? क्या? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अणुसंख गुणधर्म
व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/अणुभार। तो यह अणुभार बटा में है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। अगर यह बटा में नहीं रहता तो इसका नाम क्या होता? अनुक्रमानुपाती। देखिए व्युत्क्रमानुपाती कब कहते हैं? जब बटा में है तो इसलिए इसको नाम व्युत्क्रमानुपाती, बटा में नहीं है तो इसका नाम अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसको घेर देंगे तो सूत्र क्या आ गया? अणुसंग गुणधर्म जो होते हैं वह अणुभार के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसे नोट भी कर लीजिए इस सूत्र को भी। अब हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी। अब आ गया वांट हाफ गुणक, जो यह कई साल के पेपर में पूछा जा चुका है कि वांट हाफ गुणक, वांट हाफ गुणक मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न है। तो इसे तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है, बस सूत्र से इसकी परिभाषा बनाया जाएगा। सूत्र याद है तो परिभाषा आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए वीडियो पर, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो वांट हाफ गुणक क्या होता है? तो पहले हम परिभाषा को यहाँ लिख दे रहे हैं, उसके बाद से आपको समझा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे किसी विलयन में प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म, प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म और वास्तविक अणुसंख गुणधर्म के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। वांट हाफ गुणक कहते हैं। बस दो का नाम याद रखेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा? बन जाएगा। किसका नाम याद रखना है? बस ये प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म, वास्तविक अणुसंख गुणधर्म के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। अब इसे आई से प्रदर्शित, यहाँ लिख सकते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे? आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे आई बराबर सूत्र क्या बनेगा? तो आई बराबर सूत्र हो जाएगा प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म बटा कर लिया जाए, बटा को विज्ञान में क्या कहते हैं? अनुपात। बटा को विज्ञान में याद रखिएगा अनुपात कहा जाता है। अब यहाँ बट्टे में क्या लिखेंगे? वास्तविक अणुसंख गुणधर्म। अब इसी से परिभाषा को क्या बोला गया है? तो आई का परिभाषा अगर याद करना चाहते हैं तो यह सूत्र अगर याद है तो समझिए परिभाषा को क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। कैसे परिभाषा बना है? तो एक बार परिभाषा देखेंगे। किसी विलयन में प्रेक्षित अणुसंख गुणधर्म और
वास्तविक अणुसंख्य गुणधर्म के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका उत्तर सिर्फ इसी में छिपा है, बस बनाना आपको सीखना है, कैसे परिभाषा बनाया जाता है। तो आप इसे पहले सूत्र याद कीजिए, परिभाषा बन जाएगा। बस ऊपर वाला नाम लिखिए और नीचे के अनुपात परिभाषा बन गया। तो परिभाषा समझ में आ गया होगा। वांट हाफ गुणक क्या है? तो प्रेक्षित अणुसंघ गुणधर्म वास्तविक अणुसंघ गुणधर्म के अनुपात को वांट हाफ गुणक कहते हैं। इसका मान जो होता है, याद रखिएगा, इसका मान 1 से कम होता है। किससे? 1 से कम होता है। 1 से क्या होता है? कम होता है। तो याद रखेंगे, वांट हाफ गुणक का मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है 1 से कम होता है। तो वांट हाफ गुणक बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या होते हैं? आदर्श विलयन, तो आदर्श विलयन की परिभाषा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो यहाँ पे अब परिभाषा लिखेंगे, तो लिखेंगे ऐसे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं। ऐसे विलयन जो निम्नलिखित शर्तों को क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो पहला नियम समझेंगे इसमें कि आदर्श विलयन किस नियम पर पालन करते हैं। तो पहला जो होगा, यह राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम का 100% पालन करते हैं। तो पहला समझ में आ गया होगा कि आदर्श विलयन जो होते हैं निम्न शर्तों को पालन करते हैं। पहला क्या है? या राउल्ट के नियम को 100% क्या करते हैं? पालन करते हैं। कौन? आदर्श विलयन। अगर राउल्ट का नियम आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहाँ से जाकर के राउल्ट का नियम देख सकते हैं। तो अब इसमें दूसरा जानेंगे। इसके लिए यानी इसके मतलब आदर्श विलयन के लिए, तो इसके लिए डेल एच बराबर 0 होना चाहिए। डेल एच बराबर 0 होना चाहिए। अर्थात अब डेल एच बराबर 0 का मतलब क्या है? तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात डेल एच मतलब उष्मा, हीट माने उष्मा होता है। तो अर्थात यहाँ लिख सकते हैं विलयन की अवस्था उष्मा न तो अवशोषित होती हैं और न ही उत्सर्जित होती हैं। तो डेल एच का अर्थ यह हुआ कि विलयन की अवस्था में न उष्मा न तो क्या होंगी?
अवशोषित होंगी और न ही क्या होंगी, उत्सर्जित होती हैं। तो अर्थात डेल एच का मान क्या होगा, 0 होगा। अवशोषित मतलब क्या होना, बाहर। अवशोषित का मतलब अंदर होता है और उत्सर्जित का मतलब बाहर। न ऊष्मा अंदर जाएगा और न ऊष्मा बाहर निकलेगा, अर्थात डेल एच का मान क्या होगा, 0 होता है। अब इसमें तीसरा जानेंगे। तीसरा, इसके लिए, अब यहाँ लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए डेल भी, याद रखेंगे अब, डेल भी बराबर 0। इसके लिए डेल भी बराबर 0 होना चाहिए। डेल भी का मतलब क्या हुआ, आयतन। आयतन जो है, डेल भी मतलब आयतन 0 होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे अर्थात, यहाँ लिखेंगे अर्थात, अर्थात विलयन, अर्थात विलयन की अवस्था, विलयन की अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अर्थात विलयन की अवस्था में आयतन में अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब जो आयतन जो हो क्या हो, वह 0 होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। तो यह किसका था नियम, आदर्श विलयन के नियम जो है, ये शर्तें हैं, 3 शर्तें हैं। तो तीनों शर्तों को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से क्या कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव क्या है, तो सम आयन प्रभाव के बारे में अब समझेंगे। सम माने नाम से ही पता चल जाए, सम आयन प्रभाव। अब यहाँ पे इसका उत्तर को समझेंगे। तो सम आयन मतलब समान आयन, कितना आसान, समान आयन इसमें बोला जाएगा। तो यहाँ उत्तर होगा किसी विलयन, किसी विलयन में समान, किसी विलयन में समान आयनों, समान आयनों की उपस्थिति में, समान आयनों की उपस्थिति में विलय, विलय पदार्थ, विलय पदार्थ की विलयता, विलय पदार्थ की विलयता घट जाती हैं, घट जाती हैं। इस प्रभाव को, इस प्रभाव को सम आयन, सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव कहते हैं।
तो बहुत आसान है। तो किसी विलयन में समान आयनों, देखिए समान, सम आयन मतलब समान आयनों की उपस्थिति में विलय पदार्थ की विलयता घट जाती हैं, इस प्रभाव को क्या कहेंगे? सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे जल में, अब यहाँ लिखेंगे जल में AgCl की विलयता, AgCl की विलयता NaCl की उपस्थिति में, NaCl की उपस्थिति में घट जाती हैं, उपस्थिति में घट जाती हैं। तो कितना आसान है। जल में AgCl जो है विलयता NaCl की उपस्थिति में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो सम आयन प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समान आयनों की उपस्थिति में विलय पदार्थ की विलयता क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। इस प्रभाव को सम आयन प्रभाव कहते हैं। तो आज का पढ़ाई समझ में आ गया होगा। तो आज जो है विलयन चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अध्याय 2 भी आज पूरा हुआ। तो आप फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल अब विलयन चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल का वीडियो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का कल न्यूमेरिकल चलेगा और अभ्यास वाले प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो कल शाम को 7 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए। तो कल हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रतिदिन लाइक भी करते रहिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के